अभी हम लोगों को देखना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसको गेठिया रोग भी बोला जाता है। गेठिया रोग हिंदी में बोला जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही जो है ख़राब बीमारी है, जो कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। लेकिन बेसिकली ये ज़्यादातर सबसे पहले ये जॉइंट को मेनली अफेक्ट करता है। और ये है क्या चीज़? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यानी कि ऑटो इम्यून सिस्टम अपना ही खुद का इम्यून सिस्टम जो है खुद के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। खुद का जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है बॉडी, वो खुद के बॉडी को एक्सटर्नल एंटीजन के लाइक ट्रीट करके और खुद को किल करने लगता है। उसको ऐसे डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है। और बेसिकली होता क्या है इसमें कि जॉइंट्स का जो सेल है, जो बॉडी लाइक मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट है, ये जॉइंट्स जो है, जॉइंट में जो है जो बॉडी है, जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसको एंटीजन के लाइक ट्रीट करने लगता है। इसको लगने लगता है बॉडी को ऐसा सिग्नलिंग होने लगता है, ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन होने लगता है, जिसके वजह से ये बॉडी खुद का सेल को एक्सटर्नल एंटीजन की तरह ट्रीट करने लगता है और किल करने लगता है, जिसके वजह से ये बॉडी में प्रॉब्लम होता है, तरह तरह का प्रॉब्लम। लाइक अगर हार्ट का जो है सेल को अगर एंटीजन की तरह ट्रीट कर दिया, एंटीजन लगने लगा बॉडी के खुद को सेल को कि हार्ट जो है एंटीजन हार्ट का सेल, तो उसको डैमेज करने लगेगा, जिसका कार्डाइटिस होने लगेगा। और ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। लंग्स में होने लगेगा, लंग्स में उसके लंग्स में प्लूराइटिस कर देगा। फिर उसके बाद से ब्लड वेसल्स में ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से इस्कीमिया वगैरह करने लगता है। फिर गैंग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। ये नॉन सुपरेटिव यानी इन्फेक्शंस के वजह से नहीं होता है। ठीक है ना। प्रोलिफरेटिव इन्फ्लामेटरी सिनोवाइटिस है। इन्फ्लामेटरी यानी स्वेलिंग होगा। अगर सिनोवाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनोवियम। सिनोवियम क्या होता है? सिनोवियल जॉइंट होता है, जो कि दो जॉइंट का जो बीच का होता है, जैसे कि ये रिस्ट ये नी जॉइंट समझ लीजिए। नी जॉइंट का जो है ये स्पेस जो है, इसको सिनोवियम बोलेंगे। इसको जो है पेनस बोलते हैं। ठीक है। ये आर्थराइटिस जो है मोस्ट कॉमन, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लेजन्स जो होता है में इन्वॉल्व स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। और जो है ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स जो है स्किन में भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा, स्किन को अगर एंटीजन की तरह बॉडी ट्रीट करेगा तो इसको डैमेज करेगा। हार्ट को अगर एंटीजन की तरह ट्रीट किया तो हार्ट में डैमेज होगा। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है डिपॉजिटेड हो जाता है, इस्कीमिया होने लगता है। फिर ब्लड लंग्स में प्लूराइटिस वगैरह करने लगता है। इरोजिव टाइप ऑफ आर्थराइटिस कॉजेज इरोजिव यानी कि बोनी इरोजन करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा? बोनी इरोजन। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस भी एक तरह का ये है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन वहाँ जो ये होता है बोन डैमेज होता है, वो इरोजन नहीं होता बोन का। ठीक है ना। ये मेनली प्रीडिस्पोज टू फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कभी भी हमको याद रखना है कि ये फीमेल में कभी भी मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। और ये सिमेट्रिकल पेरिफेरल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। यानी कि सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि ये जो है कभी भी ऐसे नहीं है कि एक हाथ में होगा दूसरे हाथ में नहीं होगा तो दोनों हाथ में जनरली सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा होता है? हैंड होता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट सबसे मोस्ट कॉमन है, हैंड्स में जो है इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। और रिस्ट और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, रिस्ट और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है इन्वॉल्व रहता है, लेकिन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से कम चांसेस है। नी और हिप रेयरली इन्वॉल्व होता है। डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, जो कि ये डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, ताकि हम इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकें ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिस्ट जॉइंट स्पेयर्ड रहता है, रिस्ट जॉइंट स्पेयर्ड रहता है
और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट हमेशा स्पेयर्ड रहता है। यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये दोनों चीज़ स्पेयर्ड रहता है। सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वहाँ भी होता है, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। अगर जैसे कि लिखा है रॉबिन्स में कि पीक इंसिडेंस होता है 20 to 40 ईयर्स में, यानी 2nd to 4th डिकेड ऑफ द लाइफ में पीक इंसिडेंस होता है। इसका ज़्यादातर होने का चांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जनरली यही एज में 2nd to 4th डिकेड में ही होता है लोगों को, ठीक है ना। एक्सियल जॉइंट रियरली इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक्सियल जॉइंट जनरली ऑटो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होता है, लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, ठीक है ना। एक्सियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्सियल जॉइंट नहीं इन्वॉल्व होता है, और ये अगर होगा तो सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्वमेंट होगा, और सर्वाइकल स्पाइन अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सबलक्सेशन ऑफ C1 and C2 वर्टिब्रा होगा। अब सबलक्सेशन हाइपर मोबाइल हो जाएगा। अगर हाइपर मोबाइल हो जाएगा ये C1 C2 वर्टिब्रा, तो कॉर्ड कंप्रेशन होने लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स वगैरह होने लग जाएगा, तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में देखेंगे, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज इनिशिएटेड बाय CD4+ और हेल्पर टी सेल्स। मतलब कहने का मतलब है कि इनिशिएट कौन करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये CD4+ और हेल्पर टी सेल्स, ये दोनों इनिशिएट करता है, साइटोकाइन रिलीज़ करता है जो कि इन्फ्लेमेशन करता है, डैमेज करता है। ये सब लंबा पैथोलॉजी है, बट यहाँ हम जनरली ऑर्थोपेडिक्स का बात कर रहे हैं। आप इसको जो है टोटल मेडिसिन में कंक्लूड कर सकते हो पैथोलॉजी से। मैंने सबको मिला के एक तरह से लिख दिया, ठीक है ना। इसमें पैथोलॉजी में आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। यानी कहने का मतलब है कि किसी के ख़ानदान में होगा तो उसको होने का चांसेस है, और इन्वायरमेंट फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है। बट कहा जाता है कि इसका एग्जैक्ट कॉज इडियोपैथिक है, बट ये सब फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने में, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिनोवियम। वही कहा मैंने कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिनोवियम। सिनोवियम का डिस्ट्रक्शन करने लगता है, सिनोवियम का डिस्ट्रक्शन करता है, यानी सिनोवियम यानी जॉइंट का डिस्ट्रक्शन करने लगता है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस IgG जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, वो की डिपॉजिट होने लगता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में होगा तो अगर माइक्रो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया तो वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देता है इन पेरिफेरी लीडिंग टू इस्कीमिया कर देगा। अब छोटा सा ब्लड वेसल है उसमें ही डिपॉजिट हो गया एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, अगर ज़्यादा सा डिपॉजिट होने लगे तो इस्कीमिया ब्लड फ्लो को रोक देगा। ब्लड फ्लो को रोकेगा तो इस्कीमिया होगा, उसके डिस्टल जो भी ऑर्गन होगा सप्लाई करता होगा, और वहाँ के बाद कार्टिलेज में अगर जो भी कार्टिलेज को सप्लाई ब्लड करता है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है। डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इस्कीमिया और ब्लड सप्लाई रुक गया तो डिस्ट्रक्शन होने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन होने लगता है, क्यों? माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन ऐसे ही बताया मैंने, छोटा वेसल्स है, पतला वेसल्स है, उसमें प्रोलिफरेशन होने लगा इन्फ्लेमेशन की वजह से। सिनोवियल पैनस फॉर्मेशन, पैनस का मतलब है जॉइंट का जो कार्टिलेज है, जॉइंट के बीच का कार्टिलेज है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन पैनस फॉर्मेशन होने लगता है फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर, ठीक है ना। एक्सेसिव कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन लीड्स टू द जॉइंट सबलक्सेशन। एक्सेसिवली मोबाइल जॉइंट होने लगता है। कार्टिलेज अगर ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों अगर जॉइंट के बीच का कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जॉइंट स्पेस नैरो हो जाएगा और हाइपर मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब तक का बात कर रहे हैं, जब तक जॉइंट डिस्ट्रक्ट हुआ है, तो जब जॉइंट डिस्ट्रक्ट हुआ तो ज़्यादा स्पेस हो गया तो मोबाइल भी ज़्यादा होगा। अब कहने का मतलब है उसके बाद का फेज़ आता है। अब ज़्यादा दिन से डिजीज़ प्रोग्रेस कर में रह गया तो फाइब्रस एनकाइलोसिस हो गया। अब जॉइंट ख़त्म हो गया, फाइब्रस एनकाइलोसिस, यानी एनकाइलोसिस का मतलब होता है कहीं भी फ्यूज़न ड्यू टू डिजीज़, ठीक है। अब फाइब्रस का मतलब है कि फाइब्रस एनकाइलोसिस हुआ, यानी फाइब्रस फ्यूज़न हुआ, यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
कि एसोसिएशंस क्या क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, किस किस बीमारी से एसोसिएशन है। मैंने जैसे पहले बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है मल्टी सिस्टम एसोसिएशन होता है, इसका मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन बहुत, और जिसके वजह से अगर मल्टी सिस्टम एसोसिएशन अगर अफेक्ट कर दिया, लाइक अगर हार्ट को अफेक्ट कर दिया, लंग्स को अफेक्ट कर दिया, तो इस केसेस में जो है ये इसका डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है बहुत एक्सपेक्टेंसी, लाइफ का एक्सपेक्टेंसी कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? डायग्नोसिस के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर जो है रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटॉइड फैक्टर होता क्या है? तो आईजीएम एंटीबॉडी होता है, जो कि अगेंस्ट बनता है, एफसी पोर्शन होता है आईजीजी एंटीबॉडीज़, खुद का बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बन जाता है। ठीक है ना, रूमेटॉइड फैक्टर। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर क्या है? जो अगर कोई बोलेगा मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर जो है एंटी सीसीपी, एंटी साइकिल सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड है। ठीक है ना। उसके बाद से जो है वो डायग्नोसिस में क्या हेल्प करेगा? एलिवेटेड सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ईएसआर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। एक डेविडसन में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरह से डायग्नोज करेंगे इसको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। तो इसके लिए हम एक स्कोर दिया हुआ है कि एक 1 लार्ज जॉइंट जो अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसमें 0 स्कोर देंगे, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर कब देंगे? जब स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इसको सबसे ज़्यादा स्कोर देंगे। ठीक है। और सेरोलॉजी में देखेंगे कि इसमें जो है अगर मेरा रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, और या एसीपीए यानी एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट है तो हम इसको मैक्सिमम स्कोर देंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम स्कोर इसमें 3 तक जाता है। ठीक है, हाई पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर है और या एसीपीए यानी एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स क्या है? अगर 6 वीक से कम है तो स्कोर में 0 देते हैं, 6 वीक से ज़्यादा है तो ज़्यादा स्कोर देंगे, यानी कि ज़्यादा चांसेस है रूमेटॉइड फैक्टर होने का अगर ज़्यादा है। यह एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है, नॉर्मल सीआरपी ईएसआर, एबनॉर्मल सीआरपी ईएसआर है तो 1 देंगे। ठीक है। अगर जिसको ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा स्कोर हो, तो उसको कंसिडर करेंगे डेफिनेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इस पेशेंट में। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में अगर हाई रूमेटॉइड फैक्टर है, ईएसआर हाई है, सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई है, तो इसमें पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। ये जो है डिजीज़ का जो है बहुत ख़राब तक जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि हार्ट मल्टी सिस्टम अफेक्शन हो जाएगा, तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा। ट्रीटमेंट करने के बाद भी बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है, पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटने लगता है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो है कहीं भी डिपॉजिटेड होने लगेगा, तो इसमें स्क्लेराइटिस लाइक कहीं भी डिपॉजिटेड होने लगता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होने लगता है। एक्स्ट्रा नोड्यूल जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होगा, कार्डाइटिस पे प्लूराइटिस वगैरह होगा, तब भी ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का साइंस है। और बोन्स का इरोजन होने लग रहा है, जब बोन्स का इरोजन होने लग रहा है तब ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। अगर ज़्यादा दिन से रूमेटॉइड फैक्टर है, यानी मोर देन 1 ईयर से है, तो इसको भी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है। अगर एक्सरे में देखेंगे तो फाइंडिंग नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट कर जाएगा जॉइंट के बीच का, तो श्योर सी बात है कि स्पेस जो है नैरोइंग होने लगेगा और मार्जिनल एरोजन्स होने लगेगा। मार्जिन ऑफ द जॉइंट जो है बोन्स का मार्जिन, यानी बोन्स का मार्जिन जो है डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सरे फाइंडिंग में हमको दिखेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा कि मेरा जो है बोन का डेंसिटी घट जाएगा, लूसेंसी बढ़ जाएगा एक्सरे में। डिफॉर्मिटीज़ में हैंड में डिफॉर्मिटी दिखेगा। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, कहने का मतलब है स्वान नेक का मतलब है कि इसमें होता क्या है कि जो है डिस्टल फेलिंजियल जॉइंट जो है ना, वो फ्लैक्शन कर जाता है, जैसे ऐसा टाइप का हो जाता है, ऐसा टाइप का दिख रहा है ना, यही स्वान नेक। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। तो डिस्टल ये फ्लैक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन में रहा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और बॉटनियर डिफेक्ट में, बॉटोनियरी डिफॉर्मिटी में होता क्या है कि ये डिस्टल इस प्रॉक्सिमल फेरेंजियल जॉइंट फ्लैक्शन में रहेगा और ये ऐसे एक्सटेंशन में रहेगा डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट। ठीक है। जेड डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जेड डिफॉर्मिटी में जो है रेडियल डेविएशन होता है, रिस्ट जो है रेडियस की तरह डेविएट करता है, यानी
रिस्ट जो है ऐसे डेविएट करेगा, और रिस्ट जो है ऐसे डेविएट करेगा, और फिंगर जो है ऐसे आलना डेविएशन होगा, ठीक है। तो इसको जेड डिफॉर्मिटी कहा जाता है। नी में जो है, नी में क्या डिफेक्ट होगा, नी में जेनु वेलगस होगा, बायलैटरल जेनु वेलगस, दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी भी हो सकता है नी में, तो दोनों जो है एक में जेनु वेलगस होगा, दूसरे में जेनु वेरस होगा, यानी एक तरफ, यानी इधर से हवा आया दोनों को उड़ा के चला गया, ठीक है। यही विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी होता है। फुट में हैमर टो डिफॉर्मिटी होता है। अब हैमर टो डिफॉर्मिटी क्या होता है? हैमर टो डिफॉर्मिटी में बेसिकली होता क्या है कि जो है दोनों जो है ना डिजीज़ हैमर टो डिफॉर्मिटी में, जैसे कि ये मेरा ये जॉइंट है लेटरली डेविएट करता है, जो फुट का जैसे फुट का जॉइंट्स है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, वो लेटरली डेविएट करता है हैमर टो डिफॉर्मिटी में, ठीक है। और मेरा ये क्या है, हॉलक्स वेलगस है, इसमें भी ये भी फुट का डिफॉर्मिटी है। डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट जो है वो जो है एक सेकेंड, डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट जो है हैमरटोज में है फ्लेक्शन एट द फ्लेक्शन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो जाता है हैमरटोज में, ठीक है ना। हैमरटोज में फ्लेक्शन एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, उसका फ्लेक्शन होने लगता है। हॉलक्स वेलगस में होता है, इसमें क्या होता है, लैटरल डेविएशन होता है। इसमें क्या होता है, वन टो इन द वेलगस, फुट का एक जो टो जो है ना, ग्रेट टो मान लिया कि ऐसे होने लग गया, लैटरली डेविएट करने लग गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है इसमें विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी होता है। इसमें भी जैसे कि हवा आया, एक फुट का इधर वन टो जो है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक जो है वन टो वेलगस होगा और दूसरा टो अदर इन द अदर वायरस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, जॉइंट को मूवमेंट कराते रहेंगे, रिड्यूस पेन रिड्यूस होता है। डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मीथोट्रेक्सेट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है। और ये देखो मीथोट्रेक्सेट होता है टेराटोजेनिक, उसके इसलिए अगर प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना है तो 3 महीने पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अनरिस्पॉन्सिव टू थेरेपी होगा, अगर मीथोट्रेक्सेट से अगर ये डिजीज़ कंट्रोल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स देंगे, वो फार्माकोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है ना। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स लाइक लेफ्लुनोमाइड दे सकते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस में रखे, ताकि एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा डेवलपमेंट। और जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन जो है नहीं डिपॉजिट होगा या फिर खुद का सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो उसके वजह से हमारा डिजीज़ जो है कंट्रोल में रहेगा। TNF अल्फ़ा इनिबिटर, अब TNF अल्फ़ा इनिबिटर जो है इन्फ्लिक्सीमैब जो है, अडालेमोमैब, जैसे कि उसके बाद इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एनाकिंड्रा जो है, ये सब फार्माकोलॉजी में पढ़ने का। anti-CD20 एंटीबॉडी रिटुक्सीमैब। सर्जिकली क्या करेंगे, सिनेवेक्टोमी कर देंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देंगे, डिफॉर्मिटी करेक्शंस कर देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट। थैंक यू।